बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास ग्रेंगर कॉजैलिटी। कॉजैलिटी का कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, जिसमें हमने ये देखा था कि कॉजैलिटी हमेशा उस वक्त एग्जिस्ट करेगी जब टाइम का डिफरेंस होगा। कोई चीज़ पहले होगी, उसका इफेक्ट बाद में नज़र आएगा, तो टाइम का डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा तो फिर कॉजैलिटी या कॉज एंड इफेक्ट बता सकते हैं, अदरवाइज कॉजैलिटी नहीं बता सकते, रिलेशनशिप और मूवमेंट बता सकते हैं। तो आज हम ग्रेंगर कॉजैलिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ग्रेंगर बेसिकली एक इकोनोमेट्रिशियन है जिसने कॉजैलिटी के एक सेंस को डेवलप किया, एक प्रोसीजर को डेवलप किया, तो उस टेस्ट को हम कहते हैं ग्रेंगर कॉजैलिटी। तो आज ग्रेंगर सेंस में जो कॉजैलिटी है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखें, जैसे जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वाई टी इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स टी माइनस वन। अभी हम ये देखने जा रहे हैं कि कॉजैलिटी भी अगर हो तो कितनी टाइप की हो जाएगी। तो वाई टी आपके पास करंट है, टी माइनस वन प्रीवियस पीरियड है। अगर ये इसको इफेक्ट कर दे सिग्निफिकेंट, तो हम कहेंगे एक्स वाई को कॉज कर रहा है और वाई इफेक्ट है उसका। इसी तरह अगर हम एक्स टी को यहाँ ले लें और वाई टी माइनस वन यहाँ ले लें, तो हम कहेंगे, अगर ये सिग्निफिकेंट रिजल्ट आ जाए तो हम कहेंगे वाई एक्स को कॉज कर रहा है। अच्छा, आप कॉजैलिटी की टाइप्स पहले समझ लेते हैं, फिर ये बात ज़रा आसानी से समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो वेरिएबल हैं, जीडीपी है और एफडीआई है, और हमारे पास कुछ सालों का डेटा है 80, 81, 82, 83। हुआ ये कि 80 में कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, एफडीआई इंक्रीज हो गया। अब इन्वेस्टमेंट आती है तो वो आउटपुट के चेंज होने में टाइम लेती है। प्लांट सेटल होगा, पैसा आएगा, चीज़ें ऑर्गेनाइज होंगी, फिर प्रोडक्शन शुरू होगी। तो हमने एज्यूम कर लिया कि ये पैसा आया है, इसके स्टेबल होने में, इसके प्रोडक्शन तक पहुंचने में इसको 1 साल लग गया। नेक्स्ट ईयर इसका आउटपुट आना शुरू हुआ, तो हमने कहा कि 80 में एफडीआई आया और नेक्स्ट ईयर की प्रोडक्शन में इजाफा हुआ, तो हम कह सकते हैं 80 का एफडीआई इंक्रीज हुआ था तो 81 का जीडीपी बढ़ गया, इसकी वजह से जीडीपी बढ़ गया। अब एफडीआई 80 का था, जीडीपी बढ़ा 81 का, तो हम कह सकते हैं एफडीआई ने कॉज किया इस जीडीपी को, क्योंकि जीडीपी नेक्स्ट ईयर का है। फिर हुआ ये कि 81 का जीडीपी बढ़ा, फॉरेन इन्वेस्टर को नजर आया कि कंट्री प्रॉस्पर हो रहा है, इसका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, मार्केट साइज अच्छा होगा, तो अगले साल मजीद इन्वेस्टमेंट कर दें। तो 81 की परफॉर्मेंस देखकर 82 में बाहर वालों ने मजीद इन्वेस्टमेंट कर दी। इस रिलेशनशिप को देखें तो इसमें एफडीआई बढ़ा है जीडीपी के बढ़ने की वजह से, तो जीडीपी ने कॉज किया एफडीआई को, तो एफडीआई जीडीपी को कॉज कर रहा है, जीडीपी एफडीआई को कॉज कर रहा है। तो अगर रिलेशनशिप ऐसा हो कि एक्स वाई को कॉज करे, वाई एक्स को कॉज करे, जिस तरह एफडीआई जीडीपी को कॉज कर रहा है, जीडीपी एफडीआई को कॉज कर रहा है, जब दोनों वेरिएबल एक दूसरे के लिए कॉज बने और दोनों वेरिएबल एक दूसरे पर इफेक्ट कर रहे हों, तो इस तरह की कॉजैलिटी को कहते हैं बाई डायरेक्शनल कॉजैलिटी। बाई डायरेक्शनल कॉजैलिटी यानी दोनों वेरिएबल एक दूसरे के लिए कॉज बन रहे हैं। इसका दूसरा केस ऐसा है, इसको ऐसे समझेंगे, आपके पास दो वेरिएबल हैं, एक आपके पास इंपोर्ट्स हैं और दूसरा आपके पास रेमिटेंसेज हैं। हम एज्यूम करते हैं कि किसी एक साल में, फॉर एग्जांपल 2011 में, बाहर रहने वालों ने रेमिटेंस ज़्यादा भेजना शुरू कर दी, यानी रेमिटेंस इंक्रीज हो गया। तो 2011 में रेमिटेंस आया, लोगों की इनकम बढ़ी। जब लोगों को इनकम की कंटिन्यूटी का एहसास हो गया कि हाँ मुस्तकिल हमारी इनकम बढ़ रही है, तो अब इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हुआ और फिर इन्होंने टाइम गुजरने के बाद, अब वो ज़रूरी नहीं है साल ही गुजरे, अगर मंथली डेटा है तो मंथ 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, हम एज्यूम कर लेते हैं ईयर सिंप्लिसिटी के लिए। तो नेक्स्ट ईयर लोगों ने क्या काम किया, जब उनका इनकम का फ्लो कन्फर्म हो गया तो उन्होंने इम्पोर्टेड आइटम यूज़ करने शुरू कर दिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो गया। तो हुआ ये कि रेमिटेंसेज आया और रेमिटेंसेज के आने के कुछ अर्से के बाद इंपोर्ट इंक्रीज हो गई। तो हम ये कह सकते हैं रेमिटेंस कॉज कर रहा है किसको, इंपोर्ट को। दूसरी कंडीशन में 2012 में जब देखा कि पाकिस्तान ने या किसी भी कंट्री ने इंपोर्ट बढ़ा दी, तो क्या कंट्री का इंपोर्ट का बढ़ाना उसके जो रेमिटेंस भेजने वाले, बाहर काम करने वाले लोग हैं, क्या उनको फोर्स करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने या कंट्री ने इंपोर्ट बढ़ा दी है तो रेमिटेंसेस इंक्रीज कर दिए जाएं, यानी अगले साल आप हमें ज़्यादा पैसा भेजेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है ये एक ऐसा केस है जिसमें एक वेरिएबल दूसरे को कॉज कर रहा है, लेकिन इंपोर्ट दूसरे रेमिटेंसेस को कॉज नहीं कर रहा। तो एक तरफ से तो कॉज है, दूसरी तरफ से कॉज नज़र नहीं आ रही। इस तरह की कॉजैलिटी कहलाती है यूनी डायरेक्शनल कॉजैलिटी।
और अगर ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है तो आप कहेंगे, यानी ये इसका भी रीज़न बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ये इसका बनता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में आप कहेंगे नो कॉजल रिलेशनशिप। अब हम ज़रा क्विक एक रिव्यू करते हैं कि ग्रेंगर कॉजैलिटी या ग्रेंगर सेंस कॉजैलिटी में वर्क कैसे करता है। आपको पता है ग्रेंगर कॉजैलिटी बेसिकली ARDL मॉडल को फॉलो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास YT इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा 1 YT माइनस 1 प्लस बीटा 2 YT माइनस 2 प्लस बीटा 3 XT माइनस 1 प्लस बीटा 4 XT माइनस 2 प्लस एरर टर्म। असल में ग्रेंगर ये y और x दोनों के लेग बराबर कंसिडर करता है, इसलिए हमने सिंप्लिसिटी के लिए 2 लेग हमने बराबर ले लिए। अब जब ये इक्वेशन ग्रेंगर ने 2 लेग के साथ एडजस्ट कर दिया, अब लेग एडजस्टमेंट कैसे हो सकती है ये आप हमारी EVUs की वीडियोस में भी देख लेंगे जो ग्रेंगर कॉजैलिटी की है। जोन्स 1989 का रेफरेंस है जो कहता है कि एडॉक सिलेक्शन बेसिस भी कर सकते हैं आप ग्रेंगर कॉजैलिटी में लेग सिलेक्शन के लिए। खैर, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब ग्रेंगर कॉजैलिटी के बैक एंड पे चल क्या रहा होता है कि यहाँ पर वॉल्ड कोफिशिएंट रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, वॉल्ड कोफिशिएंट रिस्ट्रिक्शन। अब यहाँ पर जो कॉजैलिटी पता लग रही है वो y और x के लिए है और हम ये देखना चाह रहे हैं कि x y के लिए कॉज बन रहा है या नहीं बन रहा। तो हम इसके जो कोफिशिएंट है बीटा 3 और बीटा 4 इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे और रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये होगा कि आप एज्यूम करेंगे असल में ये कोफिशिएंट क्या है, ये इक्वल टू 0 है। अगर ये हाइपोथेसिस ये H0 अगर ये H0 0 ही आ जाए यानी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट H0 हो गया, हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, तो इसके एक्सेप्ट होने का मतलब है कि x के कोफिशिएंट 0 हैं, y के लिए इफेक्टिव नहीं है, तो आप कहेंगे कॉजैलिटी नहीं है, नो कॉजैलिटी। और अगर यही हाइपोथेसिस H0 रिजेक्ट हो जाता है, इसका मतलब है जो कोफिशिएंट आपने 0 एज्यूम किए हैं वो असल में 0 नहीं है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू है और जब इसकी कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है तो इसका मतलब है x y को कुछ ना कुछ इफेक्ट कर रहा है, x का लेग y के करंट को कुछ ना कुछ इफेक्ट कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कॉजैलिटी एग्जिस्ट कर सकती है। इसी पूरे प्रोसीजर को सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट ग्रेंगर कॉजैलिटी के सेंस में उन्होंने एडजस्ट किया हुआ है। कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल जैसे आप ग्रेंगर कॉजैलिटी रन करें तो वो उसका जो हाइपोथेसिस है वो कहेगा x डज नॉट ग्रेंगर कॉज y। तो ये जो बिल्ट इन जो हाइपोथेसिस है जिसमें कहता है x डज नॉट ग्रेंगर कॉज y यानी x y को कॉज नहीं कर रहा अगर p वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 आ जाए, अगर सिग्निफिकेंट लेवल 5% है तो आप कहेंगे एक्सेप्ट H0। एक्सेप्ट H0 का मतलब है x y को कॉज नहीं कर रहा और अगर यही लेस देन 0.05 आ जाए तो आप कहेंगे रिजेक्ट H0 और रिजेक्ट H0 का मतलब है x y को कॉज कर रहा है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।